नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ है। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी, पालिका आयुक्त, पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का साफा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद एसडीएम सिद्धार्थ पाले निचामी, पालिका आयुक्त रामकिशोर और पालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शोभा यात्रा में राजस्थान और गुजराती कलाकारों ने हाल बेलिया नृत्य, आदिवासी नृत्य सहित कई झांकियां निकालकर प्रस्तुतियां दी है। माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों के लिए 31 दिसंबर की देर शाम को पोलो ग्राउंड में मेगा नाइट शो का आयोजन भी होगा और नववर्ष की आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। टोंक के देवली गांव में देर रात एक तेंदुआ खेत पर लगे कटीले तारों में फंस गया है। वहीं सुबह जब ग्रामीणों ने देखा तो वन विभाग और प्रशासन को अवगत करवाया गया, जिसके बाद सवाई माधोपुर से रेस्क्यू टीम पहुंची। हालांकि तेंदुए का रेस्क्यू हो पाता उससे पहले ही वो कटीले तारों से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। वहीं इन सबको लेकर डीएफओ मारिये साइने का कहना है कि पैंथर की तलाशी की जा रही है, जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। उधर अलवर में प्याज को लेकर किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि 2 साल से वो खेती में भारी नुकसान झेल रही हैं और अब सरकार ने प्याज का एक्सपोर्ट बंद करके किसानों की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार किया है। पीड़ित किसानों का कहना है कि बाजार में उनकी लागत के बराबर तक मूल्य नहीं मिल पा रहा। ऐसे कैसे सरकार किसानों की आय दुगना कर पाएगी। किसानों ने कहा, अगर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो उसका असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा। सरकार को किसानों के लिए सोचना चाहिए और एक्सपोर्ट जल्द ही शुरू करना चाहिए। इन दिनों में प्याज का अंतिम समय हमारे यहाँ पर अक्टूबर से लेके और जनवरी तक प्याज चलता है। इस बार शुरुआत में प्याज के बाजार काफी ठीक थे, जिससे किसानों को 2 पैसे मिल रहे थे। पिछले 2 सालों से किसानों को भारी नुकसान हुआ। हमारे यहाँ पे एक बड़ा रोग लग गया था, जलेबी का रोग, जिससे प्याज खत्म हो गई थी। इस बार किसान को आशा थी कि उनका 2 पैसा बनेगा। जब प्याज 30 से 40 रुपए किलो थोक में बिक रही थी, जब सरकार द्वारा नेफेड के द्वारा, एनसीसीएफ के द्वारा बाजार मंडी से प्याज खरीद के आम उपभोक्ता का शोषण ना, उसके लिए 25 रुपए किलो सरकार ने रिटेल काउंटर लगाकर प्याज बेची। एक्सपोर्ट चल रहा था, अच्छी प्याजें विदेश में जा रही थी, सामान्य प्याजें हमारे यहाँ बिक रही थी, जिससे किसान को उसकी फसल का लगभग ठीक दाम मिल रहा था। लेकिन सरकार की नीतियों के आधार पर सरकार ने जैसे एक्सपोर्ट बंद किया, उससे एक बड़ा नुकसान हमारे यहाँ के किसानों को हुआ। जब किसानों को प्याज का प्रोडक्शन निकलता है तब सरकार ने बैन लगाया। अभी पूरे राजस्थान में नहीं, झालावाड़ जिले में स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों में देवस्थान विभाग के सदस्य संत भजन राम ने निरीक्षण किया है और मंदिरों में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संत भजन राम ने वीआईपी दर्शन को गलत बताया है और कहा, भगवान सबके हैं, परमात्मा के दर पर सभी एक समान हैं। मैं संत भजनाराम, मेंबर देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। मैं झालावाड़ के अंदर मंदिरों की दूरदर्शा देखने के लिए आया हूँ कि भाई मंदिरों के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब देवस्थान विभाग अगर मेरे पास में है तो मैं चाहता हूँ कि देवस्थान विभाग के जितने भी मंदिर हैं जहाँ भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन भक्तों के साथ में दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो लोग पैसे लेकर वीआईपी दर्शन करवाते हैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान सबके होते हैं। भगवान को आप लोग दुकानदारी से ना जोड़ें, क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आया वो सम्मान रूप से है। जो पहले आएगा वो पहले भगवान के दर्शन पाएगा। तो मैं इस संबंध में आया हूँ। दूसरा, मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आया हूँ कि जो ट्रस्टें मंदिरों के अंदर नियुक्त की गई है वो ट्रस्ट क्या कर रही है, क्या वो मंदिरों को डेवलप कर रही है। उधर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराध की रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया गया है, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया। 2 दिन के अंदर एडीजी के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर फोर्स ने सैकड़ों जगहों पर दबिश देकर 6568 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ बदमाश ऐसे भी हैं जिन पर सालों से मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उन पर इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कराने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित की गई, जो प्रदेश में एक्टिव है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि एडीजी क्राइम दिनेश अहमद की निगरानी में प्रदेश भर में 8,900 पुलिस कर्मियों को इस टीम में शामिल किया गया है। 3 दिवसीय विशेष अभियान के दूसरे दिन गुरुवार को 3,496 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 दिन में कुल 6,568 बदमाशों को गिरफ्तार कर कुल 79 केस दर्ज किए। गुरुवार की कार्रवाई में 50 प्रकरण दर्ज किए गए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा सरकार इन अपराधों और अत्याचारों पर कितना अंकुश लगाएगी। हुकम सिंह, नवतेज टीवी, जयपुर। खबर झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे से है, जहां चांदक मार्ग पर गोकुल डिस्पेंसरी के पास शाम 6 बजे कुछ बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के शीशे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बदमाश युवक मुख्य बाजार की तरफ फरार हो गया। फायरिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस गोलीकांड में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। व्यापार संघ ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर वारदात में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो व्यापार संघ बाजार बंद के साथ अनिश्चितकाल के लिए हाईवे पर चक्का जाम करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की ही होगी। अलवर के तिजारा में शेखपुरा में गौ तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया है कि 22 दिसंबर की रात आरोपी पिकअप में गौवंश को हरियाणा ले जा रहे थे और जब पुलिस ने रोका तो आरोपी पिकअप छोड़ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप से 4 गौवंश को मुक्त कराया है और 40 लीटर शराब भी बरामद की। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। योगेश दाधीच पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार गौ तस्करों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया है, जिसमें आज 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जमशेद निवासी गोतौली तथा इम्तिहाज उर्फ चमकीला निवासी मिलकपुर को आज गिरफ्तार किया गया है। बानसूर के गुंता कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। वहीं इस विवाद में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें बानसूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने कोटपुतली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। खबर अलवर जिले के तिजारा कस्बे से है, जहां चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने की कोशिश की है और ग्राइंडर की मदद से दुकान का ताला काटा है, लेकिन 2 ताले होने की वजह से चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। वहीं पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं व्यापार महासंघ अध्यक्ष गुलशन गुप्ता समेत कई व्यापारी मौके पर पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। रात को 1:30 बजे की घटना है ये। इसके लिए हम पुलिस उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बाबा बालकनाथ जी से भी इस घटना के बारे में जानकारी लेंगे। अगर इस घटना का निवारण नहीं हुआ, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगे कोई जो कार्रवाई करनी है उसको भी करेंगे। आज पहले एसडीएम साहब से मिलते हैं और बाबा बालकनाथ जी से भी बात करते हैं इस विषय में। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने महाप्रबंधक का स्वागत किया। जीएम ने डीआरएम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडल कार्यालय के सभागार कक्ष में कार्यों की समीक्षा बैठक की। महाप्रबंधक ने सर्दी और कोहरे के मौसम में सुनिश्चित एवं सुरक्षित रेल संचालन पर विशेष बल देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण परियोजनाओं, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने, विद्युतीकरण और अन्य स्वीकृति कार्यों के लक्ष्यानुसार पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए। आज मैं यहाँ पे जोधपुर मंडल में आया हूँ और यहाँ के जो हमारी जोधपुर डिवीज़न की टीम है, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक और जितने भी शाखा अधिकारी हैं, उन सबके साथ मंडल का पूरा रिव्यू किया है। जो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और इंडियन रेलवेज़ में काम चल रहा है, उन सबको अच्छे से रिव्यू किया है, जिसमें कि संरक्षा, यात्रियों की सेफ्टी और यात्री सुविधाएं, रेलवे की अर्निंग, स्पीड्स, स्टेशंस का डेवलपमेंट, इन सब पहलू हैं। उन सब पहलुओं पे बहुत गहन चर्चा हुई है और जो इस समय प्रायोरिटी एरियाज़ हैं
अमृत स्टेशनों का जल्दी से कंप्लीट होना, जो बड़े स्टेशन हैं जहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसलमेर और जोधपुर, उन सब के बारे में पूरा हम लोगों ने आज रिव्यू किया। और जोधपुर मंडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे सेफ्टी से संबंधित भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, ट्रैक से संबंधित बहुत सारे काम। जालौर के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोखा में एसडीएम गरिमा शर्मा बागोड़ा ने श्री गणेश मेडिकल स्टोर का जायजा लिया है और इस दौरान एक फर्जी डॉक्टर प्रैक्टिस करता पाया गया, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया। एसडीएम ने ग्रामीणों से झोला छाप डॉक्टरों से इलाज नहीं कराने की अपील की है। एसडीएम गरिमा शर्मा ने बीसीएमओ भीनमाल को फोन करके ठोस कार्रवाई करने की बात कही। नहीं, लाइसेंस नहीं था इनके पास में, ये बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे थे। और भी मैडम आगे तीन मेडिकल सीज हुए थे इसी गांव में मैडम, लेकिन वापस खुल गए। जी, मैं अभी बीसीएमओ को फोन कर रही हूँ, इनकी तहकीकात करेंगे और पूरी जांच करके और फिर इसका आगे, अगर केमिस्ट का लाइसेंस है इनके पास में तो इनकी दुकान केमिस्ट के हिसाब से चलेगी। अगर इनके पास में प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है तो किसी हालत में ये प्रैक्टिस। खेतड़ी नगर पालिका परिसर में नगर पालिका प्रबंधन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़क निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है और बैठक के दौरान पार्षदों ने बताया खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में ठेका कंपनी की ओर से सीवरेज निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य के चलते जगह जगह से सड़कें तोड़ दी गई और कार्य प्रगति पर नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसलिए ठेका कंपनी के अधिकारों को पाबंद करते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने की मांग की गई है। इस बैठक में पालिका अध्यक्ष गीता सैनी, ईओ ऋषभदेव, ओला पार्षद लीलाधार सैनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के गांव थोर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल चला रहे बच्चे को टक्कर मार दी है। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जाति कुशवाहा, उम्र करीब 16 साल, निवासी बलरामपुरा, तोर दानियाल, थाना सदर धौलपुर का आज सावन फैक्ट्री से पहले आगरा धौलपुर साइड पर एक्सीडेंट हो गया, जिसको 108 मोबाइल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर साहब ने बाद चेकअप घोषित कर दिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां एक व्यक्ति ने प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की है और पीड़ित का आरोप है कि नायब तहसीलदार और पटवारी ने कुटुचित दस्तावेज तैयार कर उसे जमीन अलॉट कर दी थी, लेकिन बाद में जमीन पर नोटिस लगाकर खाली करने को कहा, जिसके बाद पीड़ित ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इंदराज थोरी नूं माड़ा मोटा जानते सी, साडा संपर्क होया ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 22 ਸੈਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਸੀ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੇ ਦਵਾਤੀ। 30 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ 20 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭੋਲਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਰਬਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਕਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀਸ਼ੂ ਸਤਪਾਲ ਵੀਸ਼ੂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲਏ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਭਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਂਗੀ। ਬੈਠੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ज्ञापन दे। भरतपुर के सेवर थाना इलाके की राधानगर कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगा ली। महिला के ससुराल वालों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरबीएम अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया।
राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। लंबी चली सियासी उठापटक और इंतजार के बाद आखिरकार कल मंत्रिमंडल का चेहरा साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल में किसको जगह दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि गुजरात के मॉडल पर ही राजस्थान के मंत्रिमंडल के खाके को तैयार किया जाएगा, जहां नो रिपीट कैबिनेट पर मुहर लगी थी और 25 दिग्गज नेताओं में से 22 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उदाहरण पेश किया गया था। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के कई चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या गुजरात मॉडल पर काम किया जा रहा है या फिर गुजरात मॉडल पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये चर्चाएं भी कहीं न कहीं सियासी बाजार में जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल देखा गया है कि गुजरात मॉडल की अगर हम बात करें तो गुजरात मॉडल में जब बीजेपी की सरकार जब गुजरात में बनी थी तो लगभग 22 ऐसे मंत्री थे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया था और नए चेहरों को जो है वो मौका दिया था, यानी कि नो रिपीट कैबिनेट इसे कहा जा सकता है। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से जो फॉर्मूला इख्तियार किया जा रहा है या जिस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, क्या इसको लेकर के कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, ये भी कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में हाल फिलहाल ऐसे कई मंत्री हैं जो 4 से 5 बार विधायक बन चुके हैं, वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, ओटाराम देवासी की, श्रीचंद कृपलानी की, अनीता बघेल की, और साथ ही साथ पुष्पेंद्र सिंह राणावत और इसके साथ मदन दिलावर, ये ऐसे कई चेहरे हैं जो वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लगातार वो विधायक पद से जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब सियासी पंडित जिस तरीके का जो चक्रव्यूह चल रहे हैं या चक्रव्यूह बना रहे हैं, क्या उस पर मोहर लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, ये भी एक सोचने का विषय होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार क्या नो रिपीट कैबिनेट पर काम करेगी, इसलिए कैबिनेट मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के देरी की जा रही है, या फिर नया फॉर्मूला नरेंद्र मोदी यहां पर करना चाहते हैं। देखिए सबसे खास बात कि नए फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी 3 स्टेटों में कर चुके हैं सीएम चेहरे को लेकर के, तो क्या अब फिर से एक चौंकाने वाली कोई नई बात होगी राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, ये एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा सकता है कि राजस्थान से यदि कैबिनेट की यदि नाम अगर फाइनल होते हैं तो इस पर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इनका भी कहीं न कहीं एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में चौंकाने वाले काम करते हैं और उन्होंने चौंकाने वाले काम किए हैं, इसलिए हम ये यहाँ पर दावा कर सकते हैं कि क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या मोदी सरकार, केंद्र में जो बैठे 3 दिग्गज, क्या राजस्थान में कैबिनेट को लेकर के क्या गुजरात मॉडल अपना सकते हैं। हालांकि देखिए एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी में सबसे ज़्यादा नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया है। क्या फिर से एमपी और गुजरात को मिक्स करके राजस्थान में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ये एक देखने वाली तस्वीर होगी। अगर ऐसी तस्वीर अगर बनती है तो आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान में पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जो अब तक ना कभी हुआ था ना कभी होगा। लेकिन 2023 के इस बीजेपी सरकार यानी कि राजस्थान में इस सरकार पर एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये कहा जा सकता है। तभी राजनीतिक सियासी पंडित लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्यों इतनी देरी की जा रही है। हालांकि हमारे राजनीतिक सूत्रों का ये कहना है कि हाल ही में 2 दिन पहले भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की लगभग 3 घंटे एक मुलाकात, एक चर्चा इस कैबिनेट मंत्रिमंडल पर हुई थी। हालांकि अब ये सोचने वाली और देखने वाली तस्वीर होगी कि अब राजस्थान में अगर गुजरात मॉडल पर अगर कैबिनेट का गठन होता है तो ये मान के चलिएगा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में इतिहास में ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट होगा।
वहीं अब लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के। क्या एमपी और गुजरात के मिक्सअप को लेकर के राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि जो नाम मैंने आपको बताए हैं, अगर राजस्थान में गुजरात मॉडल को अगर यहाँ पर लागू किया गया तो आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान में जो बीजेपी के पुराने गद्दावर चावल हैं, या यूं कहें कि पुराने गद्दावर जो नेता हैं, उनको बाहर का रास्ता नजर आएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। आरएस के प्रमुख बता चले, मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की मांग है कि 27 और 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए और कम से कम 3 महीने तैयारी के लिए दिए जाएं, जिससे वो तैयारी कर परीक्षा दे सके। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के नाम भी पत्र लिखा है। ठंड का मौसम जारी है और जारी है सर्दी का सितम। ये सर्दी जितना लोगों को लिभा रही है, उतना ही बीमारियों को दावत भी दे रही है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसमी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन इन बीमारियों से कैसे सावधान रहा जाए, इसको लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने जेके लोन अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश मीणा से खास बातचीत की। राजस्थान में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा जैसे ही सीएम पद की शपथ लेते हैं, तो वहीं अब चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो एसएमएस अस्पताल का जो है वो औचक निरीक्षण किया। कुछ कमियां जो थी उन पर उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए उसको सुधारने के दिशा निर्देश दिए हैं। हाल फिलहाल में जो है वो तस्वीरें यही है कि राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना रिपीट होता हुआ जा रहा है, तो वहीं अब लोगों को एक मन में कई सवाल पनपते नजर आ रहे हैं लोगों के मन में कि ये कोरोना का वेरिएंट किस तरीके का हैवी वेरिएंट है, क्या इसको लेकर के कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तमाम विषय और बातों को लेकर के हम इस वक्त जेके लोन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर हैं कैलाश मीणा, जो कि यहाँ के पूरे इंचार्ज हैं। सीधे उनसे बात करेंगे कि बच्चों को लेकर के किस तरीके की बीमारियाँ इन दिनों सामने आ रही हैं, उनको सुधारने के लिए किस तरीके से कौन सी दवाइयाँ उपयुक्त रहेगी। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। सर, ठंड में जिस तरीके से लगातार बीमारियों का एक सिलसिला बढ़ जाता है, तो बच्चों में अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही? देखो, सर्दी के मौसम में हमेशा ही प्राय देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती है सांस संबंधी, जैसे जुकाम, खांसी, और कभी बढ़ती है तो ये होती है तब्दील निमोनिया के रूप में। इसके अलावा ये भी देखा गया है कभी बच्चों में ज़्यादा होती है ठंड से एलर्जी, उसमें वही सांस की तकलीफ होती है। इसके साथ ही कभी कभी बच्चों में पैदा होती है उल्टियाँ, जिसको हम बोलते हैं वायरल गैस्ट्राइटिस, और कई बार आती है सर्दियों में दिमागी बुखार, जिसको बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। तो प्राय ये बीमारियाँ देखी जाती है इस मौसम के अंदर। सर, अभी किस तरीके से, क्योंकि सीएम साहब ने दौरा किया है एसएमएस हॉस्पिटल का, तो जेके लोन बिल्कुल करीब ही उससे सटा हुआ हॉस्पिटल है, तो बच्चों को लेकर के किस तरीके से दवाइयों को लेकर के या बीमारियों को लेकर के या उनके चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के किस तरीके का ग्रास रूट प्लान? नहीं बता, आपको माननीय आए थे मुख्यमंत्री महोदय एसएमएस के अंदर, तो वो देखते हमने पहले अलर्ट थे, फिर भी और कोई कमी कोई रह नहीं जाए, इसलिए हमने एक वार्ड का राउंड लिया है, दवाइयों का स्टॉक देखा है, तो ताकि किसी मरीज़ को कोई असुविधा नहीं हो। जैसे कोई जांच टाइम पे हो रही है, कहीं लाइन तो नहीं लग रही, कोई दवाई की कमी तो नहीं है, तो हमने पूरा स्टॉक चेक किया है। हर बीमारी के बारे में इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है। सर, अभी नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, तो जेके लोन हॉस्पिटल की तरफ से नया प्रयोग क्या हो सकता है बच्चों को लेकर के, क्योंकि कभी कभार ऐसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिसको लेकर के परिवार परेशान होता है और उन्हें जो है वो अब राजस्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट का रुख करना पड़ता है, तो नया प्रयोग किस तरीके से हो सकता है? नहीं, कुछ चीज़ें कमी, हालांकि सब कुछ हमारे पास है, कुछ व्यवस्थाएं या सुविधाएं कुछ कमी है। जैसे एक MRI मशीन लगाना हमारे जेके लोन में, उसकी हम तत्पर प्रयास कर रहे हैं। प्लस सीजन के अंदर जब मरीजों को बहुत भीड़ पड़ती है तो मरीज में एक बिस्तर पे 2 रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक अस्पताल के अंदर ही एक IP टावर बनाने का एक प्लान किया हुआ है, जिसके करेंगे रिक्वेस्ट नई सरकार से ताकि हमारे मरीजों को सुविधा मिल सके। सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से बच्चों को रख रखाव के लिए या सावधानी के लिए किस प्रकार के ऐसे टिप्स हैं जो परिवार के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक?
नहीं, अब सब जानते हैं कि सबसे पहले चल रहा मौसम सर्दी का, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, एक तो सर्दी का ध्यान रखें, सब बच्चों को गर्म कपड़े उड़ा के रखें। दूसरी अब रखें बात, बच्चों को रखें पूरा कवर करके, और रखें ध्यान साफ़ सफाई का, और कि बाहर जाएँ, क्योंकि आपको पता है इन दिनों कोरोना फैल रहा है। तो पूरी जो पहले भी सब जानते हैं क्या गाइड प्रोटोकॉल है, मास्क पहन करें, दूरी बनाए रखें, साफ़ सफाई रखें। सर, देखा जा रहा है कि मेडिकल चिकित्सा में खास करके बच्चों के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो करोड़ों रुपए में जाते हैं। क्या नई सरकार के अंदर क्या हम ये उम्मीद लगा करके रख सकते हैं कि जो इंजेक्शन करोड़ों रुपए में जा रहे हैं वो राजस्थान में जेके लोन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो? नहीं, कुछ बीमारियाँ होती है जिसमें बहुत महंगा इलाज होता है, उसके बाद हम दिक्कत आती है, इसके बारे में मैं सरकार को बार बार लिख के दे चुके हैं, और सरकार भी हमें काफ़ी तत्पर है, सहायता कर रही है, समय समय से ऐसे इंजेक्शन दवाइयाँ हमें उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जेके लोन हॉस्पिटल के इंचार्ज कैलाश चंद्र मीणा साहब, जो कि इन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल नई सरकार के गठन के बाद जो है वो लगातार मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अब इंचार्ज भी हॉस्पिटल की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क और सावधान होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल में तो तस्वीरें यही है, लेकिन फिर भी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव का उपचार है। कैमरा सहयोगी राकेश शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसके साथ ही लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा सर्दी का असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा। अस्पताल में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए सीएम ने आदेश दिए हैं। वहीं शिशु जेके लोन हॉस्पिटल में सभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखने के लिए अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। वहीं गर्भवती महिलाओं को दिए जा रही भोजन को लेकर उनके गुणवत्ता की जांच की गई। जेके लोन हॉस्पिटल के वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर अधीक्षक कैलाश मीणा ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ऐतिहासिक तौर पर सुचारू व्यवस्थाएं चालू रखने के निर्देश दिए। ये कार्यक्रम को ये हमेशा होता रहता है, प्राय हम हमेशा देखते हैं खाने की गुणवत्ता क्या है, शुद्ध है कि नहीं है, फ्रेश है कि नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। तो एक आज का कार्यक्रम नहीं, ये हमारे प्राय होता रहता है। बिल्कुल, हमारे तो पहले भी अच्छा था, फिर भी जब सीएम साहब बता रहे थे SMS में, तो उसके बाद में बहुत सावधानी बढ़ती है। कोई कमी अगर रहती है तो उनकी और पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मरीज़ को कोई असुविधा नहीं हो, दवाई के बारे में, जांच के बारे में कहीं भीड़ नहीं रहे, तो उनके आने की कमी मिली नहीं रही, फिर भी अगर कोई मिलती है तो उसको पूरी समय करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सर्दी में ज़्यादा बीमारी होती है सांस संबंधी, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, और कुछ समय निमोनिया हो जाता है। कई बार आती है, उसको बोलते हैं उल्टियाँ, उसको बोलते हैं वायरल गैस्ट्राइटिस। लेकिन किस्मत से सर्दी के मौसम में बच्चों की बीमारियाँ कम होती है, क्यों सर्दी का मौसम जो कीटाणु होते हैं उनके लिए सही फेवरेबल नहीं होता। बिल्कुल ये पौष्टिक पहले जांच होती है, शुद्ध है कि नहीं, हमारी इसकी पूरी टीम बनी हुई है। पहले जो खाना बनता है उसका टेस्ट। राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए होटल माया इंटरनेशनल में राजस्थान सिनेमा महोत्सव का रंगारंग भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें राजस्थानी सिनेमा से जुड़े कई बड़े हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। 4 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने किया, जिसमें राजस्थानी सिनेमा को पसंद करने वालों के लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में फिल्म स्क्रीनिंग, लाइव म्यूजिक कॉन्टैक्ट, फैशन शो, अवार्ड फंक्शन के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ओपन डिस्को भी आयोजित किया जाएगा। ऐसा है, राजस्थान में पहली बार 4 दिन का एक सिनेमा महोत्सव हम करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों के सभी के सहयोग से, सारे मीडिया के सहयोग से ये सफल भी हो रहा है। हमारी उम्मीदों से ज़्यादा सफलता में इसमें दिखाई दे रही है। और मैं राजस्थान का एक राजस्थानी फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक्टर भी मैं करता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी राजस्थानी फिल्में बना दी हैं, जिसमें तांडव, मारो धनी सामलिया सेठ, मारो गोविंद, फार्म हाउस, मारा माई बाप, इसके अलावा एक सीरियल मित्तल जी का, क्या नाम है उसका, वो इस एक सीरियल है जिसका नाम है प्यासी, वो बना रहा हूँ। इसी तरह से शॉर्ट मूवीज़ मैंने थार कहानियों के नाम से 13 शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई है। उसमें अलग अलग उनके टाइटल हैं, और एक थार कहानियाँ राजस्थानी मूवी और बनाई हुई है जो तैयार पड़ी है, वो सेंसर में जाने के लिए तैयार है। कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था हमारा, राजस्थानी सिनेमा अभी क्या है, बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि दर्शक नहीं है। तो दर्शकों को इसमें हम मोटिवेट करने के लिए ये 4 दिन का हमने मुख्य रूप से ये उत्सव रखा है।
उद्देश्य ये है कि हम राजस्थान सिनेमा को आगे बढ़ाएं, इसको एक दूसरे रीजनल सिनेमा की तरह जितना भी एक रिस्पेक्टफुली आगे ले जा सकें जो दूसरे रीजनल सिनेमा है वैसे, और राजस्थान के कलाकारों को रोजी रोटी मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले और सिनेमा का नाम हो। मोटा मोटी उद्देश्य यही है हमारा। अब तक 7 पिक्चरें मैं रिलीज़ कर चुका हूँ और मित्तल सर के साथ मेरा कई सालों से रिलेशन है और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और सर के साथ ही एक हम OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिससे सिनेमा को हम थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजस्थान सिनेमा की जो फिल्में हैं वो सेफ़ रहे और लोगों तक आराम से पहुंच सके। हाँ, डिमांड बन रही, कोई बात नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़े राजस्थान के कलाकारों की और हमारी फिल्मों की भी डिमांड। राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस विपक्ष के रूप में वर्तमान की बीजेपी सरकार पर लगातार हल्ला बोल रही है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं, संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की है। नमस्कार, एक बार फिर से तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और वहीं अब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित अब तक बीजेपी में कुल 3 नाम हैं। लेकिन लगातार मंत्रिमंडल गठन में जिस तरीके से देरी हो रही है, ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर के अब विपक्ष की ओर से भी लगातार हमले होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इतनी देरी क्यों, क्योंकि अगर हम वसुंधरा सरकार की बात करें या फिर गहलोत सरकार की, तो सरकार बनने के 30 दिन के महज ही कैबिनेट राजस्थान को मिल चुकी थी। सर, सबसे पहले इतनी देरी क्यों? आपने वो गाना सुना होगा, हाय हाय मजबूरी, ये कैसी मजबूरी? देखिए, ये जो पूरा मंत्रिमंडल का, हालांकि बीजेपी को तय करना है मंत्रिमंडल, लेकिन टेंट लग गए, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई है गवर्नर हाउस में, तो लोगों में बड़ी चर्चा है राजस्थान में कि ऐसा क्या हो गया कि टेंट भी लग गए, कुर्सियाँ भी लग गई, लेकिन कैबिनेट नहीं बन रही है। लेकिन इसके साथ बीजेपी ने तो शुरू में ही धोखा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के लोगों ने ये कहा था राजस्थान की जनता से कि 450 रुपये में राजस्थान की हर महिला को सिलेंडर मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए उन्हीं को मिलेगा। तो उज्ज्वला योजना से जो जुड़े हुए लोग थे उनको पूरे देश में उज्ज्वला के कनेक्शन तो इन्होंने फ्री दे दिए थे, लेकिन इन्होंने उज्ज्वला के लोगों को रिबेट नहीं दी। गैस सिलेंडर बहुत महंगा था, तो राजस्थान की सरकार पहली सरकार थी, गहलोत सरकार, जिसने ये कहा कि हम उज्ज्वला के जो कनेक्शन है उनको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हम 500 रुपये में दे रहे थे उनको सिलेंडर। अब ये कह रहे हैं हमने तो उज्ज्वला वालों के लिए 50 रुपये कम, तो 500 में तो हम दे रहे थे, आप 450 में दे रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो? आपने ये नहीं, आपने जो होर्डिंग लगाए थे बीजेपी ने वोट लेने के लिए, उसमें कहा था राजस्थान की हर महिला को 450 रुपये में सिलेंडर। तो अब तो आप सिर्फ 40-50 लाख लोगों को सिलेंडर देना चाहते हैं। आपने KYC के कई झंझट कर दिए कि 1 जनवरी से मिलेगा। तो बीजेपी के लोगों को कम से कम झूठ बोलना तो बंद करो। जब आपने होर्डिंग लगाए थे कि हर महिला, हर घर की महिला को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो 500 में तो हम दे रहे थे, तो आप 450 रुपये में सिलेंडर दो हर महिला को। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के नागपुर में कांग्रेस की ओर से एक बड़ी मीटिंग आयोजित की है। क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का गढ़ बहुत लंबा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है। क्या कांग्रेस इस गढ़ को तोड़ पाएगी? क्यों नहीं। राहुल गांधी देश में जो जिस ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं, और पूरा देश जानता है कि बीजेपी तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी ने इस देश में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वर्टिकल डिवीजन करके वोट मांगा, यहाँ पर भी राजस्थान में भी नाटक करती रही बीजेपी। मस्जिद बन जाएगा, मजार बन जाएगी। अरे बीजेपी की पापियों, शर्म करो। तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर करते रहे। मस्जिद में ना तो बीजेपी की सरकार पैसे लगा सकती है, ना कांग्रेस की सरकार। मस्जिद तो हम बना ही नहीं सकते नियम के अनुसार, ना कांग्रेस ना बीजेपी, क्योंकि इस्लाम धर्म में कोई मस्जिद बनाने का किसी को अधिकार ही नहीं है मुसलमान के अलावा, ना वो ज़मीन लेते हैं। अयोध्या में जब ये कहा गया कि मस्जिद के लिए आप ज़मीन ले लो, तो उन्होंने ज़मीन लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, बीजेपी का फैसला थोड़ा ना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ मस्जिद बनेगी। तो मस्जिद वालों ने तो ज़मीन ही नहीं मांगी, वो तो कह रहे नहीं हम तो अपने आप ही ले लेंगे। तो वो जो हालात है उसमें ये कहना कि साहब कांग्रेस मतलब मुसलमान, बीजेपी मतलब हिंदू, तो बीजेपी का जो गिरावट आई है बीजेपी की, और जो सनातन धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके, इंसानियत में नफरत पैदा करके जिस तरह से बीजेपी वोट मांग रही है, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आपने हमको हरा दिया, हमारी बड़ी हार हो गई, आपकी बड़ी जीत हो गई, लेकिन इससे ज़्यादा बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
आफ्टर ऑल लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। बीजेपी रोटी और रोजगार की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती। बीजेपी तो एक माहौल बनाकर वोट लेना चाहती है। तो ये जो राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी जो सारा काम कर रही है, तो भगवान राम का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब बन रहा था। मुस्लिम पक्ष ने, हिंदू पक्ष ने, सब ने ये लिख कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। ये तो मुस्लिम पक्ष ने भी तो लिख कर दिया था वहाँ पर, तभी तो मामला खत्म हुआ, नहीं तो चलता ही जा रहा था कोर्ट में केस। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बीजेपी का फैसला नहीं है। मंदिर के ताले तो राजीव गांधी जी ने खोल के पूजा शुरू करवाई वहाँ पे। अब आप वहाँ मंदिर बना रहे तो आप चंदा इकट्ठा करोगे तो आप ही मंदिर बनाओगे, आप नहीं बनाते तो जनता बना देती। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी 24 के गढ़ को इन यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं क्रैक कर पाएंगे? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राजस्थान में भी आप देख लो, परसेंटेज ऑफ वोट हमें 9 लाख वोट बीजेपी से कम मिले हैं, लेकिन बहुत लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर हम आगे रहे हैं। इसलिए बीजेपी ये समझ रही है कि सारा वोट हमको मिल जाएगा, वो आसान नहीं है। पिछली बार बीजेपी 25 सीटें यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार पूरी बीजेपी को 25 सीटें नहीं मिलेगी राजस्थान में। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो निश्चित रूप से राहुल गांधी, हम सब तो सड़क पर ही हैं और सड़क पर निकलेंगे तो सड़क पर चलेंगे। तो बीजेपी तो अभी सत्ता में है, महलों में है, तो राहुल गांधी सड़क पर निकले न्याय के लिए कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, रोटी और रोजगार का न्याय मिले, धर्म और जाति के नाम पर टकराव खत्म हो, इंसानियत में प्यार पैदा हो। जो लोग पूरे देश में नफरत की राजनीति करके, धर्म के नाम पर वर्टिकल डिवीजन करके वोट लेकर सत्ता में आते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद बीजेपी के लोग पुराने वादे भूल जाते हैं। तो उन सब वादों का न्याय हो, उस न्याय की यात्रा को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और मुझे पक्की उम्मीद है पूरे देश का समर्थन मिलेगा और पार्लियामेंट चुनाव में भी समर्थन मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि लोकसभा को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस जो प्लान कर रही है, निश्चित तौर पर 2024 के गढ़ को जीतने में ये न्याय यात्रा कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। फिरोजपुर के गोलबाग इलाके में देर शाम पुरानी रंजिश में हुए झगड़े में घायल परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाई हैं। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों ने पहले भी उन पर हमला किया था, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बदायूं जनपद के जरीफनगर थाना के गांव समसपुर कुफरी में एक युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जब घर के परिजनों को पता चला तो घर में मातम छा गया। सूचना मिलते ही जरीफनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल के मौके का मुआवजा किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बता चले, जरीफनगर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में एटा के शहीद हुए केपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विकासखंड अलीगंज के नगला डांडी पहुंचकर शहीद की प्रतिमा का अनावरण के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर नवल किशोर ने तैयारियों का जायजा लिया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम के लिए हम लोग एक हफ्ते से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा कि पीछे शहीद केपी सिंह यादव जी का शहीद स्थल बना हुआ है, सबसे पहले जहां पर हम खड़े हैं यहाँ ये हेलीपैड बना हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे ये हेलीपैड है और उसके पीछे कार्यक्रम स्थल है और पीछे की तरफ शहीद स्थल है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल यहाँ पर कार्यक्रम है उनका और हम सब समाजवादी पार्टी के साथी और सारे सैनिक प्रकोष्ठ के जनपद एटा फर्रुखाबाद के साथ में पूरे प्रदेश से सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे जितने भी सम्मानित सैनिक हैं वो सब इस कार्यक्रम में आने के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के गांवों के जितने भी माताएं बहनें इतनी ज़्यादा ललक है आदरणीय अखिलेश जी को देखने के लिए कि कल वो सब यहाँ पर आने का काम करेंगे। भीड़ के बारे में तो एक तो मौसम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो भीड़ के बारे में तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शहीद जो सुकामा शहीद केपी सिंह यादव जी हुए थे उनको विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके सैनिक का सम्मान बढ़ाने का काम करें, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान बढ़ाने का काम करें और समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम करें।
कुशीनगर जनपद के ग्राम मठिया माफी में प्रदीप कुमार बताचले श्रीवास्तव के द्वारा आयोजित स्वर्गीय सुरेश नारायण श्रीवास्तव के 13वीं पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए गए हैं, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, विशिष्ट अतिथि एसडीएम तमकुहीराज विकास चंद्र रहे। एसडीएम विकास चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमारे एक बड़े भाई हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, तो हर साल की बात इस वर्ष भी उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। नर सेवा नारायण सेवा कहा गया है, और निश्चित तौर पे अगर हमारे एक छोटे से प्रयास से कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। और हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपसे जो बन पाए, जिससे दूसरे की मदद की जा सकती हो, तो निश्चित तौर पे आप समय निकालें, तन से मन से धन से उनका सहयोग करें। बाकी जीवन में कुछ है नहीं, और इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। मेरे द्वारा भी व्यापक रूप से 7-8 गाँव में 3 तारीख को कंबल बंटने वाला है। सबसे पहले तो अपने दोनों हम मुख्य अतिथियों को धन्यवाद देंगे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के 7वें जिला अध्यक्ष आदरणीय दुर्गेश राय जी और आदरणीय एसडीएम तमकुहीराज विकास चंद्र जी का स्नेह आशीर्वाद मिला, और उन्होंने इस तरह के आयोजन के लिए हमको आगे भी प्रेरित किया, शुभकामनाएं दी। और हमारा शुरू से एक सेवा भाव रहता है, और मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान, खुशी कैसे लाई जा सकती है क्षेत्र के विकास के लिए। अयोध्या में पीएम मोदी दौरे से पहले तैयारियां पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है, और इसी कड़ी में आज खुद सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के आगमन से पहले प्रमुख मार्गों को फूलों से सजाया गया और कुंतल फूलों से तोरण द्वार भी बनाए गए। अयोध्या में प्रवेश करते हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लता मंगेशकर चौक पहुंचे तो लता मंगेशकर चौक पर का सजावट देख सीएम योगी आदित्यनाथ भी भाव विभोर हो गए। अयोध्या की भव्यता देखकर सीएम काफी खुश नजर आए और अधिकारियों के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अयोध्या दौरा है। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या पहुंचने के बाद जब वो अयोध्या प्रवेश कर रहे थे तो लता मंगेशकर चौक पहुंचे, और लता मंगेशकर चौक पर जो सजावट थी उस सजावट को देखकर मुख्यमंत्री खुद मंत्रमुग्ध हो गए। और इस अयोध्या नगरी की साज सज्जा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद मोबाइल से, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोबाइल फोन से काफी दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन आज इसी लता मंगेशकर चौक पर आप टीवी के बगल स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सेल्फी स्टिक के जरिए सेल्फी ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का जो आगमन होगा कल, जिस रास्ते से उनका रोड शो होगा, उस रास्ते को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उसकी जो सजावट थी जिससे मंत्रमुग्ध हुए, भाव विभोर हो गए थे मुख्यमंत्री, उस पथ का मुख्यमंत्री ने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। जहां उत्तर भारत में लोग ठंड से परेशान हैं, तो वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो अगले हफ्ते उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश तो पहाड़ों पर बारिश के साथ बर्फबारी मुसीबत और बढ़ा सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। भीषण ठंड के चलते नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई और कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई। दिल्ली एनसीआर में रात सर्द हवाओं के साथ कई इलाके धुंध की चपेट में आ गए। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से कई सड़क हादसे भी हुए। घने कोहरे के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले करीब 60 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया है। 134 फ्लाइट्स और 22 ट्रेनें लेट हुई। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार को यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बेहद घना कोहरा छाया रहा।
पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पालम, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और ग्वालियर में विजिबिलिटी 30 मीटर से कम रही। दुनिया भर में ठंड का मौसम अलग अलग समय में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान। हालांकि कुछ स्थानों पर जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में साल भर ठंड पड़ती है। दुनिया भर में ठंड का मौसम का समय कुछ अलग होता है। भारत में ठंड का मौसम आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक रहता है और इस दौरान भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चल जाता है। भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान में मौसम का लगभग यही ग्राफ रहता है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही लोग ठिठुरने लगते हैं। गर्म कपड़े या गर्म चीजें खाकर खुद को ठंड से बचाने की जद्दोजहद करने लगते हैं। लेकिन भारत में कई भी ऐसे स्थान हैं जहां पारा 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे चला जाता है। द्रास, सियाचिन ग्लेशियर भारत के सबसे ठंड क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पारा -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यही नहीं, ये क्षेत्र पर गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। भारत में हर साल ठंड की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार साल 2020 में ठंड से होने वाली मौत का आंकड़ा गर्मी के मौसम में होने वाली मौतों से 76 गुना ज्यादा था। इस अनुपात में इस साल ठंड से मौतें 20 सालों में सबसे अधिक हुई है। इस साल 99 दिनों तक ठंडी हवाएं चली। 1980 से 2018 तक गर्मी के मौसम की तुलना में सर्दी ने ज्यादा भारतीयों की जान ली। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा। कई जगहों पर स्कूलों में 1 से 2 दिन तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। एक तरफ जहां पहाड़ी पर बर्फबारी का खुशनुमा नजारा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सर्द हवाओं में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। मलेशियन एयरलाइंस का एक विमान जिसने 9 साल पहले उड़ान भरी थी लेकिन आज तक लैंडिंग नहीं की और कहा गायब हुआ, इस बात का आज तक किसी को कुछ नहीं पता। 9 सालों तक कई बार उस विमान को ढूंढने की कोशिश की जा चुकी है। कई देशों ने साथ मिलकर भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई सबूत सामने नहीं आया। लेकिन अब शायद ये रहस्यमयी गुत्थी जल्द ही सुलझ जाएगी, क्योंकि एरोस्पेस एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि वो जल्द ही उस विमान का पता लगा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ था मलेशियन एयरलाइंस के उस विमान के साथ। साल 2014 और 8 मार्च का वो दिन 12:41 पर मलेशियन एयरलाइंस का प्लेन MH370 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरता है बीजिंग जाने के लिए, जिसमें कुल 239 यात्री सवार थे। लेकिन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अचानक बंद कर दिया जाता है। ये वो सिस्टम है जो विमान के प्रदर्शन के बारे में डेटा प्रसारित करता था, जिसने अपना अंतिम ट्रांसमिशन 1:07 पर भेजा था और चालक दल से भी अंतिम आवाज संचार 1:19 पर हुआ था और 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर जो हवाई यातायात नियंत्रण के साथ संचार करता था वो भी बंद कर दिया गया। जैसे ही विमान वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, 1:30 पर सुबह मलेशियाई सैन्य और नागरिक रडार ने भी विमान को ट्रैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह चारों ओर घूम गया और फिर मलय प्रायद्वीप के ऊपर दक्षिण पश्चिम और फिर मलका जलडमरू मध्य के ऊपर उत्तर पश्चिम में उड़ गया। सुबह 2:22 पर मलेशियाई सैन्य रडार का अंडमान सागर के ऊपर विमान से संपर्क टूट गया। हिंद महासागर के ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में एक इनमारसेट उपग्रह को उड़ान 370 से प्रति घंटा संकेत प्राप्त हुआ और आखिरी बार सुबह 8:11 पर विमान का पता चला। विमान की प्रारंभिक खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी। यह निर्धारित होने के बाद कि ट्रांसपोंडर बंद होने के तुरंत बाद उड़ान 370 पश्चिमी की ओर मुड़ गई थी। खोज के प्रयास मलका और अंडमान सागर की ओर बढ़ गए। विमान के गायब होने के एक हफ्ते बाद 15 मार्च को इनमारसेट संपर्क का खुलासा हुआ। सिग्नल के विश्लेषण से विमान का ठीक ठाक पता नहीं चल सका। 24 मार्च को मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने घोषणा की कि अंतिम संकेतों के विश्लेषण के आधार पर
इनमारसेट और यूके एयर दुर्घटना जांच शाखा AAIB ने निष्कर्ष निकाला है कि उड़ान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में 2500 किलोमीटर हिंद महासागर के एक दूर दराज के हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस प्रकार इसकी बहुत कम संभावना थी कि जहाज पर कोई भी जीवित बचे, जिसके बाद अब 9 साल बाद ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में एक्सपर्ट जिन लुक मर्चेंट और पायलट पैट्रिक बलेली ने रिसर्च के बाद उस नए क्षेत्र की जानकारी दी जहां प्लेन के गायब होने की आशंका है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि उस इलाके में 10 दिन के अंदर छानबीन पूरी की जा सकती है। मर्चेंट ने कहा है कि ये काम बहुत जल्द हो सकता है। जब तक फ्लाइट्स का मलबा नहीं मिल जाता तब तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। दोनों एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मलेशिया सरकार और ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी से सर्च शुरू करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कल दोपहर 3:30 बजे राजभवन में कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि किन-किन विधायकों का नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही यह भी नहीं बताया गया है कि कल कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर सुरक्षा भेद की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। राजधानी जयपुर के सिविल लाइन सर्किल पे इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, मेरे पीछे ये पोस्टर है जिसमें भजनलाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनको बधाई देने के जो तमाम पोस्टर लगाए थे, उन्हीं में से एक पोस्टर के आगे मैं खड़ा हूँ। थोड़ा सा आगे मैं अगर चलूँ तो मेरे सहयोगी कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो मेरे साथ साथ थोड़ा सा आगे आए। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो एक जेब्रा सर्किल, जेब्रा लाइन्स जो होती हैं वो अमूमन वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये जेब्रा लाइन्स बनाई गई हैं ये केसरिया और वाइट कलर के तमाम तैयारियां बीजेपी के स्टाइल में यहाँ पर कर ली गई हैं। सिविल लाइन सर्किल को भी सजाया जा रहा है और कुछ दिन पहले नवतेज टीवी ने आपको बताया था कि राजभवन के अंदर भी हर प्रकार की तैयारी हो चुकी है। किस प्रकार से शपथ ग्रहण होगा, क्या कुछ हम कह सकते हैं कितने मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी, अभी तक इस पे सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन से अधिक यानी कि 20 से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। आपको माफ़ कीजिएगा, आपको बता दें कि इस बात को लेकर, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर अभी हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में पहले राजभवन में एक बैठक भी हुई थी और उस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़ और कई बड़े जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनके बीच में भी बैठक हुई थी और मंत्रिमंडल के जो संभावित जो चेहरे हैं उनके ऊपर विचार विमर्श हुआ था। उनकी एक कच्ची पक्की हम कह सकते हैं लिस्ट बनाई गई थी, फिर उस लिस्ट को दिल्ली भेजा गया और कहीं ना कहीं वो लिस्ट अब फाइनल हो चुकी है। सूचना हालांकि आ रही है, नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शायद हो सकता है कि इस समय दिल्ली निकलें, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति का बाजार गर्म है, कयासों का बाजार गर्म है, तो ये सिर्फ एक कयास भी हो सकता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हैं तो जो औपचारिकता के नाते मंत्रिमंडल के गठन से पहले, शपथ ग्रहण से पहले एक औपचारिकता होती है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल से मिलना होता है, उन्हें विधिवत जो मंत्री जो भी शपथ लेंगे उसकी एक लिस्ट सौंपनी होती है। अगर भजनलाल जी दिल्ली गए हैं तो उन्हें आज रात तक उन्हें वापस आना होगा। राजभवन में आकर उन्हें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को उन्हें वो लिस्ट सौंपनी होगी, जो भी संभावित जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, जो नाम जो उसके अंदर हैं उनकी लिस्ट सौंपनी होगी और उस हिसाब से फिर राजभवन के अंदर तैयारी की जाएगी, कुर्सियां लगाई जाएगी उन तमाम संभावित चेहरों की जो कल मंत्रिमंडल की जो शपथ लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अभी एक सड़क की जेब्रा क्रॉसिंग हमने आपको दिखाई थी, एक और सिविल लाइन्स चौराहे की ओर हम बढ़ते हैं। जो सड़क जो 22 गोदाम की तरफ जो जाती है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे कैमरे के माध्यम से मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि वो आए, एक बार दिखाए कि इधर भी जो हम कह सकते हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग मैंने आपको सिविल लाइन सर्किल से उस समय दिखाई थी, उसी प्रकार की जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो यहाँ पर भी बनाई गई है। ये जो सड़क है जो सिविल लाइन सर्किल से ये 22 गोदाम की तरफ जाती है, आप देख सकते हैं कि इसे भी केसरिया और सफ़ेद रंग से रंगा गया है, यानी कि भाजपा का जो हम कह सकते हैं एक भगवामय जो चेहरा है
उसकी पूरी वानगी आप इस सड़क पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ दो ही तरफ नहीं है, इस सिविल लाइंस चौराहे के चारों तरफ इस प्रकार की ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। मेरे कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो एक बार आए और जो तीसरी तरफ की, मैं आपको दो तरफ की ज़ेब्रा क्रॉसिंग मैं आपको दिखा चुका हूँ, तीसरी तरफ की भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाने की कोशिश हम आपको करते हैं। जो सड़क सिविल लाइंस चौराहे से जो राजभवन के गेट नंबर 3 की ओर आती है और उसके बाद में 16 नंबर जो दिया कुमारी जी का जो बंगला है, जो पूरे चुनाव के समय मीडिया सेंटर जो बना हुआ था, उस तरफ जो सड़क जाती है, उसकी ओर भी मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा वो एक बार आए इस तरफ और वहाँ का भी नज़ारा दिखाए कि वहाँ की भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग को किस प्रकार से केसरिया और सफ़ेद कलर का बनाया गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आमतौर पर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वो ब्लैक और वाइट कलर की होती है, लेकिन यहाँ पर जो चारों तरफ सिविल लाइन सर्किल के चारों तरफ जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है वो केसरिया और सफ़ेद कलर की बनाई गई है। मेरे कैमरामैन को मैं उस तरफ इशारा मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कैमरे का करे, जो सड़क राजभवन के गेट नंबर 3 की तरफ जाती है, 16 नंबर दिया कुमारी जी के बंगले की तरफ जाती है, जो पूरे चुनाव के दौरान मैं आपको जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि मीडिया सेंटर जिसे बनाया गया था, उस सड़क के उस पार भी जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो भी केसरिया सफ़ेद कलर की है। सिविल लाइन्स चौराहे से जो सड़क सचिन पायलट जी का जो बंगला था उस तरफ जो सड़क जाती है, उस तरफ की ज़ेब्रा क्रॉसिंग को भी केसरिया और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। तो हम कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण का जो समय है, जो तारीख है, अब वो घोषित हो चुकी है और कल दोपहर में करीब 3:30 बजे शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा करवाया जाएगा। 20 से ज़्यादा मंत्रियों को, जो सुनने में आ रहा है, 20 से ज़्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और हम कह सकते हैं करीब 25 दिन बाद राजस्थान के हर एक व्यक्ति के मन में जो सवाल था कि आखिर कब राजस्थान का मंत्रिमंडल बनेगा, उस सवाल का जो जवाब है वो जवाब कल तमाम राजस्थान वासियों को मिल जाएगा और राजस्थान की नई सरकार का नया मंत्रिमंडल है वो कल गठित हो जाएगा। और देखने वाली बात अब ये होगी कि मंत्रिमंडल के इस गठन में किन किन चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि शुरुआत से नवतेज टीवी आपको बताता रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर बीजेपी ने मास्टरी करी हुई है। और अगर बात करें नेताओं की, तो पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेताओं की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो उस व्यक्ति का नाम आता है, उस धरती पकड़ पहलवान का, उस नेता का नाम आता है जिसने पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार की नाक में दम करार रखा हुआ था। भले ही वो कोई सा भी मामला हो, शहीदों की वीरांगनाओं का मामला हो या फिर ईडी के तमाम मामले हो, लॉकर पे लॉकर उस नेता ने खिलवाए थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो नाम है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, जो एक हम कह सकते हैं कि बहुत प्रबल नाम जो नए मंत्रिमंडल में हो सकता है शामिल हो, उनका नाम चल रहा है। बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर लोग बात कर रहे थे जब मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में योगी और राजस्थान में बाबा बालकनाथ की बात की जा रही थी। तिजारा से विधायक हैं बाबा बालकनाथ, उनका भी नाम भजन लाल जी के नए मंत्रिमंडल में शामिल होने की लिस्ट में हम कह सकते हैं कि सबसे आगे चल रहा है। महिला चेहरों की अगर हम बात करें तो अनीता बघेल, दीप्ति माहेश्वरी और पहली बार विधायक बनी नोकशम चौधरी पर भी सबकी नजरें हैं। हो सकता है कि इनका भी नाम जो है वो नए मंत्रिमंडल में आ जाए। दलित वर्ग की अगर बात करें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी की मास्टरी है, तो हर वर्ग को साधा जाएगा। मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री में राजपूत चेहरे को दिया कुमारी जी को जगह दी गई है। SC ST OBC की अगर बात करें तो कैलाश बैरवा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो वहीं दलित वर्ग से अगर हम बात करें तो जितेंद्र गोठवाल, वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजपूत समाज से पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सिद्धि कुमारी जैसे विधायकों को भी उम्मीद है, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके समर्थकों को भी उम्मीद है कि नए मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा सकती है। और ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण समाज का, जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ब्राह्मण समाज के भी 2-3 नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जैसे संदीप शर्मा, जेठानंद व्यास, संजय शर्मा जैसे आदि कई विधायक हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में बने हुए हैं। और अगर हम बात करें इस नए मंत्रिमंडल में सबसे जो हम कह सकते हैं कि एक जो जाति को देखा जा रहा है कि इस जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जगह मिले या प्रतिनिधित्व मिले, वो है जाट समाज। आपको बता दें कि जाट समाज के प्रतिनिधित्व पर इसलिए भी नजरें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जैसे एक भी पद पर, जी हाँ, एक भी पद पर जाट चेहरे को मौका नहीं दिया गया। ऐसे में
लोगों की नज़रें इस पर टिकी हैं कि 12 जो जाट विधायक जो जीत कर आए हैं उनमें से कितनों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा जी ने सीएम पद की शपथ ली थी और आज तारीख 29 हो चुकी है। काफ़ी एक लंबा समय हो चुका है, लोगों को इंतज़ार था नए मंत्रिमंडल का, जिसका जो हम कह सकते हैं समय अब आ गया है। कल वो तारीख है जब हम कह सकते हैं साल 2023 हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने को है। एक दिन और बचेगा साल 2023 ख़त्म होने में। उस साल के ख़त्म होने से मात्र एक दिन पहले राजस्थान को नया मंत्रिमंडल मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नए साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान को भी नया मंत्रिमंडल मिलेगा और कई काम जो हैं जो नए मंत्रिमंडल नहीं था उस वजह से जो अटके हुए थे उन कामों में अब तेज़ी आएगी और राजस्थान जैसा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में कहा था एक नए विकास की ओर अग्रसर होगा, उस विकास की ओर बढ़ता हुआ सा राजस्थान कल के बाद दिखाई देगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। आरएएस की मुख्य परीक्षा की तिथि में बदलाव को लेकर छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों की मांग है कि 27 और 28 जनवरी को होने वाले परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। बता दें न सिर्फ आरएएस भर्ती बल्कि पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी आईएएस भर्ती वाले छात्रों के साथ आपको बता चले न सिर्फ आरएएस भर्ती बल्कि पुस्तकालय भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी आरएएस भर्ती वाले छात्रों के साथ बीजेपी नेता राघेंद्र राठौर के घर पहुंचे और अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब के घर के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना दिए हुए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं, यहाँ पर ये धरने पर आखिर क्यों बैठे हैं। भाई साहब, आज आप यहाँ राठौड़ साहब के धरने पर आप बैठे हो, क्या वजह है, किस लिए बैठे हो, अब क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। उसके लिए हम 16 तारीख से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी मांग को नहीं माना गया है। हम 3 बार कम से कम सीएम से मिल चुके हैं, 50 से ज़्यादा विधायकों ने लेटर पैड पे लिख दिया है, लेकिन फिर भी हमारी मांग नहीं सुनी गई है और डेली हर दिन मतलब लेट होता जा रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। भाई एक पक्ष तो हो कम से कम। आरएएस मेंस वाले आप लोग हो तो मतलब पूरा एक बार ये पूरा मामला एक बार समझाओ आप। देखो, हमारी जो मेन मुख्य मांग है कि 3 माह है एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। पोस्टपोन का जो कारण है वो पहला है कि सरकारी जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी लोकसभा में, इसमें विधानसभा इलेक्शन में। दूसरी ये है कि जैसे जो डेट का जो नोटिफिकेशन आया था वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद में आया है, तो इनको जो नोटिफिकेशन डालना था वो पहले डालना चाहिए था, या तो एडवर्टाइजमेंट के टाइम पे या प्रीलिम्स का जब डेट डाली थी उस टाइम डालना चाहिए था। तो ये समय कम है। आज तक इतिहास में जब मेंस हुआ है उसमें सबसे कम समय दिया गया इस मेंस में। कब है आपकी मेंस की परीक्षा, कब है? 28 जनवरी की है। हाँ, और 1 महीना शेष बचा है अभी। तो अभी आप राठौड़ साहब से मिले, राठौड़ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपका वकील बनने के लिए तैयार हूँ और कल तक आपकी मांग मान ली जाएगी, लेकिन हम जब तक मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। सब आश्वासन कुछ ये आपने देखा, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे? आश्वासन तो हमको पूरी सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने 3 बार दिया है, 50 विधायकों ने हमारी मांग के समर्थन में पत्र लिखे हैं, लेकिन साहब मौखिक आश्वासन से काम चलेगा नहीं। कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, साहब ने कहा है कि 3 बजे तक आपके करा दूंगा फैसला हो जाएगा। सब 3 बजे तक हम रुकने को तैयार हैं। और देखो आप ये क्या दिखाओ एक बार कैमरे के अंदर, राम राज्य की सरकार आप भारतीय जनता पार्टी कहती है। उससे पहले चुनाव से पहले हमारे साथ सड़कों पर खड़े थे साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब ने हमारे मुद्दे को मांग को उठाया था। तो आज हम इनसे अरदास नहीं करेंगे, इनसे आस नहीं करेंगे तो किसके पास जाएंगे? तो आपने देखा इनका साफ तौर पर कहना है कि ये बैनर की तरफ मैं इशारा एक बार चाहूँगा मेरे कैमरामैन का, इसमें साफ लिखा हुआ है कि राम राज्य की सरकार से छात्रों का ये आह्वान है। और इस धरना स्थल पर छात्रों ने भगवान श्री राम और पूरे हम कह सकते हैं राम दरबार की तो तस्वीर भी लगा रखी। और इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावों के समय भी ये लोग राठौड़ साहब के साथ में खड़े थे, चुनाव प्रचार में भी इन्होंने इनकी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सहायता करी है। और जाहिर सी बात है
कि इसी वजह से आज ये राठौड़ साहब के दर पे आए हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं और राठौड़ साहब ने इन्हें आश्वस्त किया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये उनकी तरफ से वो वकील भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर राठौड़ साहब ने भी इन बच्चों को ये कहा है कि अभी आप सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने के बाद में जो भी न्यायोचित फैसला होगा वो ज़रूर किया जाएगा। अभी आपने देखा कि RS मेंस परीक्षा वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं अपनी परीक्षा की जो इनकी तिथि है उसको स्थगित करने की मांग को लेके। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुस्तकालय भर्ती को लेकर हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या आपकी मांगे हैं। और सबसे पहले तो आप बताइए आपका मामला क्या है? सर, हमारा मामला पुस्तकालय अध्यक्ष कॉलेज शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे में एक विभागीय त्रुटि रही है, हम उसको सुधरवाना चाहते हैं। RPSC और विभाग दोनों RPSC को उस गलती को छुपाते हुए आगे बढ़ना चाहता है। वास्तविकता ये है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड 2014 फरवरी का था, उसका 2020 में अमेंडमेंट हो चुका है, प्रत्यारित करते संशोधन करके नई परिभाषा दी गई है। हमें नई परिभाषा के तहत लिया जाए, उन्होंने पुरानी परिभाषा के तहत हमें लिए गए हैं जो आज अस्तित्व में नहीं है। तो ये भूल है, ये सुधारी जाए, जबकि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सीएम साहब के वहाँ भी निवेदन किया है, साहब के यहाँ भी निवेदन किया है। और अभी जैसा आपने बताया, आपने राठौड़ साहब के यहाँ पर भी आके अपनी मांग उनके सामने रखी है, क्या राठौड़ साहब की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? राठौड़ साहब ने आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से जांच करवा के आपका सहयोग किया जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, तुरंत आपके विषय को संज्ञान में लिया जाएगा। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, 7 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमने बार बार इनके पास भी ज्ञापन दिया, दोबारा हम फिर आए हैं ऑफिस हमारी सुनवाई के लिए। हम जो जायज़ मांग है वही कर रहे हैं, ना कि कोई अलग सी मांग कर रहे हैं। वो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए बोल रहे हैं। अरे जो कांग्रेस सरकार ने जो गलती की है उसको सुधारने के लिए बोले, अभी जल्दीबाजी में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ना हमारे कोई सुन रहा। हम छोटा मतलब पुस्तकालय 11,000 लड़के को ज़्यादा बच्चे नहीं है तो भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। करीब 7,000 लड़के बाहर हो रहे हैं 11,000 के साथ। ना आपने जिस प्रकार से पुस्तकालय भर्ती को लेकर ये जो छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो त्रुटि जो पिछली सरकार के द्वारा की गई है उसे जल्द से जल्द सुधारा जाए, क्योंकि इनके पास में समय कम है। इसीलिए आज ये यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ के साहब के पास में ये गुहार लगाने, और इनको कहीं ना कहीं आश्वासन ज़रूर मिला है कि जैसे ही सरकार का गठन हो जाएगा, मंत्रियों के विभाग बढ़ जाएंगे, तुरंत न सिर्फ RS मेंस परीक्षा वालों की जो मांग है, पुस्तकालय भर्ती वालों की जो मांग है, तमाम मांगें सरकार के समक्ष रखी जाएंगी और जल्द से जल्द न्यायोचित जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। RAS और पुस्तकालय भर्ती के अभ्यर्थियों की मांगों को सुनकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दोनों ही परीक्षा के अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद उनकी मांगों को सुना जाएगा और जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, RAS की परीक्षा अभी इनका मेन परीक्षा बाकी है। प्रोविजनल ये सब लोग पास हुए हैं, समय कम मिला। इनकी मांग है कि परीक्षा कुछ समय के लिए आगे बढ़ाई जाए। इनकी मांग से हमारे बहुत से विधायक ने सहमति पत्र भी दिया है, इनकी मांग का समर्थन भी किया है। मैं भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके कोशिश करूंगा कि इन बच्चों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। लंबे दशकों के बाद में RAC की बटालियन को यहाँ से दूसरी जगह भेज रहे हैं, दूसरी बटालियन को यहाँ ला रहे हैं। इस नाते RAC के जवान हैरान और परेशान वो भी आए हैं। ये दोनों बातें हैं। अभी शायद भगवान ने चाहा तो आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ दिनों में सरकार आकार ले जाएगी, तो इनकी बातों को सुनने वाले लोग भी आ जाएंगे और ये सारी बातों की समस्या समाधान भी होगी। सरकार संवेदनशील सरकार है, भजन लाल जी की सरकार इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। चलिए, फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।